नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन की दृष्टि से एक अहम खबर है और वो खबर ये है कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अंतोगत्वा समाजवादी क्या इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशियों को समर्थन देने की बात कह दी है। सार्वजनिक रूप से जो उनका स्टैंड है वो उन्होंने जो कल लिया था उसमें उन्होंने कहा था कि भाई जिसकी जहां मर्जी है वो वहां वोट डाले, हम किसी के लिए कह नहीं रहे, हम लोगों ने आपस में बात करके कहा है जिसकी जहां मर्जी है। लेकिन फिर ये खबर आई कि अब उन्होंने मतलब मैंने पहले भी कहा था आपसे और वो कि उनके जो साथ के लोग हैं उनसे मेरी व्यक्तिगत रूप से बातचीत हुई। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग सपा का प्रचार कर रहे हैं या सपा को हम लोग जिताएंगे। ये पूरा मामला क्या है और इसके रिपरकशंस क्या हैं उसके बारे में आज थोड़ी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी भी आधे से ज़्यादा चुनाव बाकी है। 80 सीटों में 41 सीट का चुनाव बाकी है और अगर एक सीट पे भी कुछ एक पार्टी के लिए अच्छा दूसरी पार्टी के लिए बुरा या एक पार्टी के लिए होता है तो उसका प्रभाव बाकी इलेक्शंस पे भी पड़ता है। ये कहना कि सब इंसुलेटेड रह जाती हैं गलत है, और ख़ास करके अगल बगल के ज़िलों में तो बहुत ही फ़र्क पड़ता है। पहले ये समझ लीजिए कि राजा भैया हैं क्या चीज़, क्योंकि राजा भैया का अब उनको ये अच्छा लगता है कि नहीं लगता है मुझे नहीं मालूम। एक जनरल इमेज बाहर ये बनी हुई है कि वो बाहुबली हैं कुछ, मतलब जबकि मैं उस पर भी आपके पास आऊँगा, लेकिन मैं पहले एक चीज़ बता दूँ। राजा भैया के जो बाबा थे बहुत अकम्पलिश्ड, बहुत मतलब बड़े ज्ञानी। वो जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय बना था, मतलब देश का बेहतरीन कृषि विश्वविद्यालयों में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उसके पहले वाइस चांसलर हुए थे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, फ्रीडम फाइटर, मतलब इस तरह की विरासत उनको मिली। उनके पिताजी जो उदयभान सिंह साहब हैं, वो आज से शायद आज़ादी के पहले उस समय वो हवाई जहाज़ अपने उस समय अपनी राजघराने में रखे हुए थे, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। तो कुछ इस तरह की लीगेसी के साथ राजा भैया बड़े हुए हैं। राजा भैया मतलब पढ़ाई लिखाई करके, एक चीज़ याद रखिएगा, और मैं किसी इस कारण से कह रहा हूँ कि 1993 में राजा भैया पहली बार कुंडा से विधायक बन के आए और तब से अब तक लगातार वो कुंडा से विधायक बन रहे हैं। 7 बार शायद इलेक्शन जीत चुके हैं। बीच में उनका एक फेज़ ऐसा था 2002 से 2007 2007 से 2012 मायावती जी की सरकार थी और मायावती जी से इनकी नहीं बनती थी और मायावती जी ने उस समय इनको जेल भिजवाया था। ये जेल रहे थे और उस समय जो चंद लोग इनके साथ खड़े थे उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो आज, अब उसकी चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा, लोग पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं राजा भैया उस चीज़ों को मानते हैं, उन संबंधों को निभाते हैं। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव से राजा भैया के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी की एक अपनी स्टाइल है वो करने की, और हालांकि मैं उसका प्रशंसक नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने राजा भैया के संदर्भ में एक बार इस तरह की टिप्पणी की थी कि जब उनसे पूछा गया प्रतापगढ़ में कि भाई राजा भैया के बारे में, तो उनका ये कौन राजा भैया। तो मेरे हिसाब से ये अगर कभी अखिलेश यादव जी इसको पलट के देखेंगे या वो देखेंगे तो ये कोई बहुत अच्छी टिप्पणी नहीं थी। हालांकि राजा भैया ने अभी हाल के इंटरव्यू में 2-3-4 दिन पहले जब उनसे ये साफ साफ पूछा गया कि भाई अखिलेश जी से आपकी कुछ तलखी थी, उन्होंने कहा मेरी किसी से तलखी नहीं। फिर उन्होंने ये भी एडमिट किया कि हाँ एक अनबन थी, लेकिन अब वो सब चीज़ें क्लियर हो गई और अब हम लोगों के संबंध बहुत अच्छे हैं। मैं इस चीज़ को इसलिए बता दूं, 93 में एमएलए हो गए थे अब, और ये मैं इसलिए आपको ये बार बार बोल रहा हूँ 93 में एमएलए 93 में एमएलए 93 में, जैसा मोदी जी खुद कहते हैं कि ये अमित शाह के स्कूटर के पीछे बैठ के ये अहमदाबाद की सड़कों पे घूमा करते थे। ये तो मोदी जी खुद ही कहते हैं बार बार कि उनके वेस्पा या बजाज स्कूटर पे बैठ के चलते थे। तब
राजा भैया ऑलरेडी विधायक बन चुके थे। तो एक तो इसको भी समझना होगा। अब एक ऐसा व्यक्ति जो इतना मतलब उनके कार्यकलापों से किसी की इत्तेफाक ना इत्तेफाकी हो सकती है, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से हो सकती है, लेकिन ये फैक्ट है कि सीनियरिटी में वो इन सब लोगों से बहुत सीनियर है, अगर पॉलिटिक्स में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखा जाए। अब जैसी कि खबर है कि अमित शाह साहब, ये राजा भैया भाई चाहते थे कि किसी पक्ष के साथ तो जाएं। इनको अब दो तरह की चीज़ें हैं जो इन्होंने अपने साक्षात्कार में ये कहा है कि इनकी मुलाकात अमित शाह से हुई, यहाँ तक सब है, ये खुद एडमिट कर रहे हैं। अब उसके बारे में अलग अलग अटकल हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अमित शाह से इनकी मुलाकात हुई, ये अपने कुछ क्लैरिटी चाहते थे कि क्या रोल होगा इनका उसमें, क्योंकि ये अपना अलग दल बनाए हुए हैं, जनसत्ता दल, और उसमें एक ये है और एक और इनका विधायक है बाबागंज से, जो रिजर्व सीट है, जो कौशाम्बी में दोनों सीटें आती हैं, कुंडा और बाबागंज। मुश्किल क्या है, जैसी खबर है कि अमित शाह साहब ने सब कुछ सुन के इनसे कहा कि जो उत्तर प्रदेश के एक ज़माने में प्रभारी हुआ करते थे, अब देखिए इसका कोई वो तो है नहीं सामने कि आप बंसल साहब से बात कर लीजिए। और बंसल साहब ने इनको काफ़ी देर बिठाए रखा, और उनको जो एक इतने सीनियर पॉलिटिशियन, मैं राजा की बात नहीं कर रहा हूँ, राजा तो ठीक है, मैं इतना एक व्यक्ति जो 93 से MLA है, एक स्टाइल की पॉलिटिक्स करता है, आपसे कुछ वैसे नहीं मांगता है, उसको जब आपने इतने लंबे समय तक बिठा के रखा, तो वो शायद फिर उसके बाद इनको लगा कि ये थोड़ा अपमान जैसा ही वापस आ गए। तो अब राजा भैया का पुराने दिन की पॉलिटिक्स और अब की पॉलिटिक्स में बहुत फ़र्क आ गया है। कुंडा से निर्विवाद रूप से ये जीतते हैं, डंके की चोट पे जीतते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि विनोद सोनकर कौशाम्बी से, जो बीजेपी के सांसद हैं जो इलेक्शन लड़ रहे थे, अमित शाह साहब की मीटिंग लगी हुई थी बेती में या कहीं, मतलब इनके क्षेत्र में, और इनको पूरी उम्मीद थी कि भाई क्षेत्र में है तो इनका भी बुलावा आएगा कि आप भी आइए, मंच पे बैठिए, मंच की शोभा बढ़ाइए, भाई MLA है ही वहाँ के, नामी गिरामी नाम है। लेकिन इनको न फ़ोन आया न बुलावा आया, और वहीं से थोड़ा इनको अजीब सा लगा जब भनक लगी अमित शाह एंड कंपनी को कि ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ, तो वहाँ से मतलब मैनेज करने के लिए भेजे गए संजीव बलियान, और संजीव बलियान विनोद सोनकर को लेके इनके घर आए। वो फोटो मैं लगा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा जिस तरह से। अब उस फोटो क्या कहती है, अगर आप कुछ रीड कर लीजिए तो कर लीजिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। संजीव बलियान किस लिए जाने जाते हैं? बीजेपी का जो एक सबसे बड़ा अमोघ हस्त्र है वो पैसे का लेन देन, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, इस तरह के बार बार आए हैं कि किस तरह से कहाँ के विधायकों की खरीद फरोख्त बीजेपी करती है। अब दिक्कत क्या है कि राजा भैया को आप पैसे से खरीद नहीं सकते, तो वो मामला बना नहीं। दूसरा क्या है कि राजा भैया, कुछ लोग ये कहते हैं कि इनकी कुछ फैक्ट्री हैं, कुछ पार्टनरशिप है, वो ठीक होंगे, लेकिन ED CBI जैसा कोई काम नहीं है। ये ठेका पट्टा यहाँ वहाँ में से दूर रहते हैं। अगर कहीं पैसा होगा, स्टेट है, पैसा बेचा होगा तो कहीं किसी कारोबार में लगाया होगा, लेकिन ठेके पट्टे में मैंने इनका नाम नहीं सुना है कि राजा भैया ने फलाना ठेका ले लिया, राजा भैया ने फलाना ले लिया, इस तरह का मैंने नहीं सुना है। अब जरा ये समझिए कि ये सारी बातें थी, इनको कोई क्लियर कट वो नहीं मिल रहा था, कोई एक्सेस नहीं थी, भाई क्या करें। तो वो एक बड़ा कारण था कि ये बीजेपी से इनका मोह भंग हो गया। अब जरा ये समझ लीजिए कि सपा के मतलब ये इंडिया गठबंधन में क्यों आए, मतलब ये भी समझने वाला है। जिस क्षेत्र से ये लड़ते हैं ये खुद ही एडमिट करते हैं, हालांकि मेरे हिसाब से तो 7-8 हज़ार राजपूत हैं। ये कहते हैं कि 10,000 से कम राजपूत पॉपुलेशन है उस क्षेत्र की। बाहर से लगता है ना राजा भैया ठाकुरों के नेता, राजपूतों के नेता, वहाँ पे इनकी बिरादरी के वोटर नहीं हैं। तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी वोटर हैं और जो हार जीत निश्चित करने वाले वोटर हैं वो मुस्लिम और यादव हैं, जो मूल रूप से सपा का वोटर होता है।
अब मैं जरा इनका एक दो चीज़ें आपको इसलिए बता दूं, बहुत पुराने नहीं जाएंगे, 2002 के, उससे पहले के नहीं, 93 से 2002 के उसमें नहीं जा रहे हैं। 2002 से 2002 में राजा भैया, अच्छा ये इंडिपेंडेंट ही जीतते रहे हैं, कभी कोई समर्थन करता है कभी नहीं करता है। अब इन्होंने जनसत्ता दल बना लिया है पिछले 2 इलेक्शन से। तो 2002 में राजा भैया जीते 82,000 वोट से, 82,000 वोट्स। 2007 में जीते 53,000 वोट से। वोट तब कम पड़ते थे, तो कुछ 70-75 हज़ार पे जीत, जो सेकंड है उसको 20,000 वोट। 2012 में ये जीते 88,000 वोट, 88,000 वोट्स। 2017 में ये जीते 1,03,000 वोट से। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें सपा, बज बीएसपी, ये कोई ना कोई लड़ता रहता है, कभी कभी किसी ने समर्थन भी किया है। लेकिन 2017 में जो इनकी मार्जिन 1,03,000 थी, वो 2022 के इलेक्शन में गिर के केवल 30,000 वोट रह गई, केवल 30,000। और वहाँ पे सपा का कैंडिडेट भी था, बीजेपी का भी कैंडिडेट था। अब ये चीज़ समझ में आती है, मुझे ऐसा लगता है कि राजा भैया, मतलब अगर 93 से कोई लगातार एमएलए है तो पॉलिटिक्स वो समझता ही है, बिल्कुल ठीक से समझता है। अब यहाँ की भी एक जरा समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है उसमें ऐसा कहा जाता है कि ये योगी, जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनके करीबी हैं। इस बार क्या हो रहा है कि ये जो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है पूरी तरह से बाइपोलर है, ध्रुवीकरण है, दो, मोदी की बीजेपी वर्सेस विपक्ष, वर्सेस इंडिया अलायंस। अब या तो आप इधर रहिए या उधर रहिए, आप या तो यहाँ या वहाँ हैं। क्योंकि अगर आप, जो इन्होंने कहा ना कि अपने वोटरों से कि भाई आपको जहाँ मन हो वहाँ दीजिए, तो इनका वोटर तो चला जाएगा ज़्यादा इंडिया गठबंधन में बाय इंस्टिंक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ठीक निर्णय था, जब आपको एक तरफ ट्रीटमेंट इस तरह का भाजपा दे रही है, आपकी नेचुरल अलाई जो है वो इंडिया गठबंधन है, और आपका कोई इमेज भले ही बाहुबली की हो, लेकिन कोई ये गुंडे नहीं है, मतलब इसके बारे में मैं कह सकता हूँ। बाकी इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये ठेकेदार, गुंडागर्दी, इस तरह का कोई वो नहीं है। मतलब एक रहते हैं थोड़ा दबंगई से, तो वो बात, और मैं उसको कोई अप्रूव भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन या तो इस इलेक्शन में जो पॉलिटिशियन है उसको या तो इस तरफ रहना या इस तरफ रहना, आप तीसरे वो नहीं हो सकते। और ये इन्होंने अपने उसमें कहा भी, इनके इंटरव्यू में साफ साफ रहा, इनको भी क्लैरिटी, इन्होंने कहा बाइपोलर है, दो ही पक्ष की लड़ाई है, इंडिया गठबंधन और एनडीए या बीजेपी के बीच में। अब एक और जो फैक्टर मुझे लगता है जो वे किया, जिसकी वजह से ये जो इंडिया गठबंधन की तरफ इनका झुकाव हुआ, ऐसा है कि अगर ये साथ आ गए हैं, बीजेपी ने साथ लिया नहीं, अब अगर इंडिया गठबंधन में आप साथ आ जाते हैं और जैसा आ गए हैं, जैसा कहा जा रहा है, तो अगर आप कुंडा और प्रतापगढ़ जीत जाता है तो वाहवाही होगी, आप कहेंगे भाई मेरी वजह से मैंने पूरा इलेक्शन मोड़ दिया, जिता दिया आपको। और अगर आप यहाँ नहीं आते हैं, आप कहते हैं मैं तो न्यूट्रल हूँ, तो आप भाई जिसको जहाँ बनाए। और अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो आपकी पॉलिटिकल वेट कम हो जाएगा, आप 30,000 वोट से मार्जिन कम हुआ है, तो अगला जो भी इलेक्शन होगा विधायक का, जब भी, उस समय ये किसी भी पॉलिटिशियन को समझ में आने लगता है कि कहाँ के वोट किसके साथ अलाइन होना ज़्यादा ठीक है। मैं एक चीज़ इसलिए करके ख़त्म करूँगा कि एक नाम और हो रहा है बार बार कि भाई ये चले गए। एक नाम धनंजय सिंह का लिया जा रहा है। धनंजय सिंह भी राजपूत बिरादरी से हैं, जौनपुर में हैं, जौनपुर से के बाहुबली हैं, दबंग हैं, लेकिन मूल रूप से धनंजय सिंह के लिए कहा जा रहा है कि उनको बुला के जब बातचीत करके अमित शाह ने सब सेट कर दिया है, इसीलिए उनकी पत्नी जो बीएसपी से इलेक्शन लड़ने वाली थी, उनका टिकट वापस हो गया, दूसरा आदमी टिकट लड़ने आ गया, जिससे इंडिया गठबंधन को नुकसान हो, इस तरह का कैंडिडेट दिया गया। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद भी एक फ़र्क जान लीजिएगा, धनंजय सिंह के ऊपर करीब 46 केसेस हैं, अगर जैसा कहा जा रहा है, 46 का हो सकता है 45 हो, 46 केसेस हैं। और उनका जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड राजा भैया के बैकग्राउंड से बिल्कुल फ़र्क है। ठेका पट्टा, धमकी, मारपीट, ये सारी चीज़ें हैं।
तो इसलिए उनको धमकाना, उनकी बाह मरोड़ना, उनको जिसको कहते हैं कि ये करना ज़्यादा आसान है, राजा भैया के लिए इतना आसान नहीं है। तो अंतोगत्वा राजा भैया इंडिया गठबंधन के लिए वोट करेंगे, और मेरे हिसाब से ना केवल कौशाम्बी जहाँ पे उनके मतलब अपनी सीट कुंडा और बाबागंज जो उन्हीं के दल के प्रत्याशी मतलब विधायक हैं, बल्कि प्रतापगढ़ में भी एक अच्छा असर पड़ेगा। और अगर राजा भैया आते हैं तो एक जो जनरल मैसेज जा रहा है ना कि राजपूत बीजेपी से नाराज़ हैं, राजपूत बीजेपी से नाराज़ हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं फर्क आएगा, उस बात को और बल मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बीजेपी के लिए बुरी खबर, इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर कि राजा भैया अब उनके समर्थन में आ गए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।